नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शेयर बाजार सबका अधिकार में। हमारी खास पेशकश जो कि 18 स्वदेश की मुहिम है, जहां पर 1 करोड़ लोगों को हम निवेश की डोर से जोड़ना चाहते हैं इस पेशकश के जरिए, और आपको इक्विटी बाजार में, शेयर बाजार में आपकी भागीदारी को बढ़ाने से लेकर कैसे आपको प्रवेश करना है, तमाम सवालों के जवाब हम इस शो में देते हैं। क्योंकि एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ज्ञान और सही ज्ञान ही आपकी सही ताकत है, आपकी सही पूंजी है। क्योंकि बचत करना तो हम सबकी आदत में शुमार होता ही है, लेकिन इस बचत का निवेश हम कहां करेंगे, कैसे आपके पैसे आपको कमा कर दे सकते हैं, यही एक बहुत बड़ा सवाल है जो अक्सर सभी के जहन में होता है। और इन्हीं सवालों को हम इस शो में उठाते हैं, क्योंकि इस शो में हम आपको बहुत आसान भाषा में शेयर बाजार की तमाम जानकारियां जो है वो देने की कोशिश करते हैं। और हमारे एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ते हैं जो आपको आपकी आर्थिक आज़ादी की इस राह में आगे बढ़ाते हैं। कैसे आप इस शो में भाग ले सकते हैं? कुछ नहीं करना है, एक QR कोड आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा, उसे बस स्कैन कर दीजिए और अपने सवाल हम तक पहुंचा दीजिए। और अपने सवाल आप लिखित रूप में व्हाट्सएप के जरिए जो है वो पहुंचा सकते हैं। आज भी हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ जियोजीत फाइनेंशियल के गौरांग शाह और MK ग्लोबल के कपिल शाह हैं, जो आपके सवालों के जवाब देंगे। और दर्शक भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हर्ष दुबे, नमस्कार हर्ष जी। शेयर बाजार सबका अधिकार में आपने अपना सवाल भेजा, शायद संपर्क इनसे टूट गया है, लेकिन इनका सवाल हमारे पास है। अगर जुड़ जाएं तो इनसे बातचीत भी हो जाएगी। तो ये छोटे शेयरों में निवेश करना चाहते हैं और छोटे शेयरों के लिहाज से समझना चाहते हैं कि छोटे शेयर किस तरह के होते हैं और किन शेयरों में इस वक्त निवेश करना बेहतर होगा। गौरांग, क्या आप लेना चाहेंगे ये सवाल? बिल्कुल लेना चाहेंगे। और मेरे ख्याल से टीटी नाउ स्वदेश के द्वारा ये जो मुहिम चली है, शेयर बाजार सबका अधिकार, ये एक माध्यम है कविता जी, लोगों को जागरूक करने के लिए। और हर्ष दुबे जी ने जो सवाल पूछा है, पहले तो मुझे नहीं पता ये नए निवेशक है क्या, इनको शेयर बाजार के बारे में कुछ जानकारी है। और खास करके जो प्रश्न इन्होंने पूछा है, छोटे शेयर, तो हर्ष जी पहले तो छोटे शेयर का के दाम जो होते हैं वो छोटे इसलिए होते हैं क्योंकि कंपनी के कामकाज को लेकर के, नतीजों को लेकर के शेयर बाजार को उतना भरोसा नहीं होता है। उसकी एक बहुत बड़ा वजह होती है कि शेयर बाजार के दाम इक्का दुक्का होते हैं, इसमें जोखिम सबसे बड़ा होता है। और हाल ही में रेगुलेटर्स के द्वारा जो म्यूचुअल फंड्स को हिदायत दी गई है एक्सपोजर्स को लेकर के, स्ट्रेस टेस्ट को लेकर के, और जो दबाव आया है, तो हर्ष जी, हम हमेशा, हमारी जो कंपनी है जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज, ये प्रयास करती है कि हम निवेशकों के सुलझे हुए निवेशक बनाए, न कि उलझे हुए कारोबारी। छोटे शेयर्स में जोखिम ज्यादा होता है, मझोले शेयर्स में जोखिम होता है लेकिन छोटे शेयर से कम होता है, और दिग्गजों में भी जोखिम होता है। और शेयर बाजार पूरा जोखिमों के अधीन होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खबरें आती है और राष्ट्रीय स्तर पर। तो जब भी आप निवेश करें, प्रयास करें कि आप अच्छी कंपनी के भले कम शेयर्स खरीदें, लेकिन अच्छी क्वालिटी के शेयर्स खरीदें। बड़ी मात्रा में अनजान कंपनी के शेयर आप खरीद लेते हैं तो आपकी जो पूंजी है वो जोखिम में जा सकती है, और हो सकता है पौनी हो सकती है, आधी हो सकती है, एक तिहाई हो सकती है, एक चौथाई हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो प्रयास ये कीजिए कि आप जानकार बने, पहले तो जानकारी ले कौन सी कंपनी में निवेश करते हैं, और बने तब तक दिग्गज में निवेश करें, अच्छी कंपनियों में निवेश करें। शेयर की संख्या भले कम हो लेकिन अच्छी कंपनियों में निवेश करें। चलिए, छोटे शहरों की अगर आप निवेश की रणनीति बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा सतर्कता भी आपको यहाँ पर बरतनी चाहिए। लेकिन अगला सवाल व्हाट्सएप के जरिए हम लेते हैं ओमकार सावंत का। मुंबई के दहीसर से इन्होंने सवाल भेजा है, और कपिल, नाल्को में इन्होंने खरीदारी कर रखी है और इनकी जो बाइंग प्राइस है वो 70 रुपए की है। तो लगता है थोड़ी सी पुरानी खरीद है, क्योंकि इनकी बाइंग प्राइस है तो नाल्को ऊपर ही चल रहा है, लगभग 137 मुनाफे पर भी बैठे हुए हैं ये। तो इनके लिए क्या सलाह होगी? जी, बेसिकली ओमकार के जो स्टॉक है काफी अच्छे लेवल पे बाय किया हुआ है और अभी काफी ऊपर मींस 137 लेवल पे यहाँ पे चल रहा है। द थिंग इज दैट कि मेटल स्टॉक्स का एक रवैया जो हमने अभी देखा हुआ है काफी ऑन एंड ऑफ रहा हुआ है। मींस लेट्स से हम एक सेक्टर की इंडेक्सिंग करते हैं रैंकिंग वाइज, तो काफी बार से हम पाते हैं कि
कुछ वीक में मेटल सेक्टर्स आपके टॉप में होता है और उसके नेक्स्ट वीक में ही मेटल सेक्टर्स आपके बॉटम में भी आ जाता है। तो इतनी वॉलेटिलिटी के साथ ये सेक्टर चलता है, तो इसमें प्राइस ऑसिलेशन हमें ज्यादा देखने मिलते हैं। टेक्निकल स्ट्रक्चर देखता हूँ तो वैसे तो इसका ब्रेकआउट काफी अच्छा हुआ है, 128 का एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट यहाँ पे रहा हुआ है। लेकिन मार्केट को देखते हुए, मेटल सेक्टर्स की इन सारे ऑसिलेटर्स को देखते हुए मैं रिकमेंड करूंगा कि 137 पे चल रहा है, 130 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में होल्ड करें। वैसे 130 का लेवल निकल जाता है तो बाद में कैपिटल और मींस प्रॉफिट और भी इरोड हो सकता है 120 और बाद में 105 तक भी। तो 103 130 का जो लेवल है काफी अच्छा सपोर्ट लेवल है, तो उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। और ऊपर में स्टॉक में 150 के अराउंड मुझे रेशंस लग रहे हैं, तो वहां पे अगर शॉर्ट टू मीडियम टर्म अप्रोच होता है तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। चलिए, तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में 155 के लेवल्स देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर डाउन साइड रिस्क के लिहाज से 130 का स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड करने की सलाह दी जा रही है। फोन लाइन पर हमारे साथ शरद सोनकर हैं। शरद नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका शेयर बाजार सबका अधिकार में, हमारी खास मुहिम जहाँ पर आपने सवाल भेजा है। बताइए किस स्टॉक पे सवाल पूछना चाह रहे हैं, किस भाव पे खरीदा है? नमस्कार मैडम, मैं ईटी नाउ ये जो आपका न्यूज चैनल है लगातार मैं देखता हूँ, खासकर भसीन सर के जो स्टॉक्स पे रहते हैं, जो भी राय उनकी रहती है उनको मैं फॉलो भी करता हूँ। मेरा सवाल ये है कि मैंने आईईएक्स के लगभग 150 शेयर 177 के भाव पे खरीदे हैं। अभी चूंकि लॉस हो रहा है हमको, तो मैं इसमें जानना चाहता हूँ क्या मैं एवरेजिंग करूँ अभी, क्योंकि काफी डाउन हुआ है मार्केट और स्टॉक भी काफी डाउन हुआ है। तो एक अच्छी राय अगर हमें मिल जाती तो मैं अपना अगला डिसीजन ले सकता था। बिल्कुल, अच्छी से और भी बेहतरीन राय आपको दिलाएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप ईटी नाउ स्वदेश को फॉलो करते हैं, अच्छा लगा। आप जैसे दर्शक जब इस तरह की बातें करते हैं तो हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। मुझे बस एक चीज़ पूछनी है कि आईईएक्स जब लिया था तो कितनी अवधि तक इसमें रहने का आपने निर्णय लिया था? ये जो है ये लंबी अवधि का है और काफी 2-4 साल तो लगभग मैं इसमें वेट कर सकता हूँ। अच्छा, चलिए, लेकिन 2-4 साल के आपको उतना देना चाहिए। गौरांग, आईईएक्स 177 इनकी बाइंग प्राइस है, घाटे में है। कविता, आईईएक्स पर कवरेज नहीं, इसलिए मैं शरद जी की मदद नहीं कर पाऊंगा, क्षमा चाहता हूँ। कोई बात नहीं। कपिल, आप क्या व्यू दे पाएंगे? लॉन्ग टर्म नजरिया है इनका, लेकिन घाटे से थोड़ा सा चिंतित हैं अभी। जी, लॉन्ग में 4-5 साल का रिव्यू अगेन मैं भी नहीं दे पाऊंगा इसमें, लेकिन जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म यानी कुछ महीनों से अप टू 1 ईयर का जो व्यू मेरा बनता है, तो स्टॉक प्राइस काफी इसका स्ट्रक्चर नेगेटिव रहा हुआ है, काफी अंडर परफॉर्म भी किया हुआ है। बीच में जो भी कुछ ब्रेकआउट्स आए थे स्टॉक में, वहां पे सस्टेनेबिलिटी हमें देखने नहीं मिली थी। टेक्निकली हम उसको बुल ट्रैप कहते हैं, तो उसका भी बुल ट्रैप का भी ये स्टॉक से शिकार हुआ है। 130 पे चल रहा है, अभी भी टेक्निकल स्ट्रक्चर इसका कमजोर ही है और मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस नीचे में जो इसके सपोर्ट लेवल है 133 पे चल रहा है, तो नीचे में सपोर्ट इसके कुछ 120 से लेके 118 के लेवल के यहाँ पे आ सकता है। लेकिन वहां पे आके एवरेज करना ही है वो भी नहीं है। नॉर्मली हम देखते हैं कि हमारा एक सपोर्ट लेवल है, तो सपोर्ट लेवल के यहाँ पे कुछ हमें बाइंग इंटरेस्ट दिखने मिले तो ही हम एवरेज की सलाह देते हैं। तो मैं देखूंगा कि 120 तक तो स्टॉक में प्राइस में रुके और वहां पे एक बार फिर से आप ईटी नाउ स्वदेश से जुड़ सकते हैं और फिर से एक फ्रेश राय ले सकते हैं कि यहाँ पे क्या करना चाहिए। लेकिन शॉर्ट टर्म में तो अभी पेन लग रहा है स्टॉक में। अवधि में थोड़ा सा और पेन है इस स्टॉक में। आगे बढ़ते हैं, अमित कुमार साहब मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार अमित। नमस्कार जी मैम, बताइए सर। मैम मैंने अभी जो है ना जो शेयर बाय किया हुआ है वो आईआरवी का लगभग 2600 शेयर बाय किया है। ओके। 2700 शेयर और 65 के रेट से बाय किया हुआ है। किस रेट पर लिया है? 65 रुपीज। 65 जो है वो, हाँ जी 65। ओके। तो अभी कंटिन्यूसली गिर रहा है, तो क्या अभी इसमें रुकना चाहिए या फिर अभी इसको एग्जिट कर देना चाहिए? शॉर्ट टर्म नजरिया है आपका? हाँ जी मैम। ओके। कपिल, आईआरबी 65 का भाव बता रहे हैं। जी, आई थिंक जो काफी अपसाइड मोमेंटम हो जाने के बाद में जो इसका आखिरी चरण था और वहां से ही स्टॉक प्राइस एक डिक्लाइनिंग मोमेंटम कर रहा है और उनका बाइंग काफी ऊपर के लेवल पे है और वहां से स्टॉक प्राइस में सीधा एक नीचे का करेक्शन देखने मिला हुआ है। जिस तरीके से स्टॉक चला भी है, मींस लेट्स से कि लॉन्ग टर्म में तो 5 रुपए से स्टॉक 70 रुपए गया है और ब्रेकआउट भी उसका 30 रुपए के बाद में 70 रुपए पे आया है, तो इसका रिट्रेसमेंट लाजमी बनता है। शॉर्ट टर्म का व्यू है तो अगेन रिट्रेसमेंट और भी इसमें आ सकते हैं स्टॉक में और अभी का जो टाइम है
आपके जो स्मॉल कैप मिड कैप में हमने पहले एक अच्छी खासी अपसाइड मोमेंटम देखने मिली हुई थी, तो कहाँ ना कहाँ पे वो अभी एज अ लैगार्ड काम कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद में थोड़ा सा ट्रैक्शन पिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि 54 पे लेवल पे चल रहा है, थोड़ी देर तो पहले एक स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल बनी हुई थी, तो मेरा राय ये रहेगी कि 50 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ उसको होल्ड करें, क्योंकि नॉर्मली हमने देखा हुआ है कि एक टैक्टिकल मूव बनते हुए देखने मिलता है आपको अप्रैल के शुरुआत के महीनों शुरुआती दिनों में, जहां पे मिड कैप एंड स्मॉल कैप एक टैक्टिकल भी कुछ अच्छा मूव करता है, तो वहां पे कुछ इनका लॉस थोड़ा सा हल्का हो सकता है, तो 50 के स्टॉप लॉस के साथ में इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। ऊपर में रेजिस्टेंस मुझे 60 और 62 के दिखाई दे रहे हैं। चलिए, तो होल्ड करने की सलाह आपको आईआरबी इंफ्रा में दी जा रही है। और अगला सवाल विनय भट्ट साहब का लेंगे। नमस्कार विनय जी, गुड मॉर्निंग। कॉल ड्रॉप हो गई है यहाँ पर, लेकिन सेंट्रल बैंक पे इनका सवाल है। नज़रिए का मुझे अंदाज़ा नहीं है, फ़ोन लाइन पर जुड़ेंगे तो शायद बातचीत हो पाए। गौरांग, सेंट्रल बैंक पर आप बात कर पाएंगे? 71.1 पे उनकी बाइंग प्राइस है इनकी। कविता, सरकारी बैंकों में सूची हमारी खरीदारी की है, लेकिन दिक्कत यह है कि सरकारी बैंकों की सूची में कुछ बैंक ऐसी है जो कि बहुत कमजोर है। उदाहरण के तौर पर सेंट्रल बैंक हो गया, यूको बैंक हो गया, या फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, वगैरह वगैरह, जो छोटी बैंक्स जिसे हम कहते हैं। और वहां पर नतीजों के आधार पर सुधार होने की संभावना हमें बहुत कम हो रही है। और दिक्कत ये है कविता, दूसरी बात, कि एक तिमाही नतीजे अच्छे आते हैं और दूसरे 2 या 3 तिमाही बहुत बुरे नतीजे आते हैं। सरकारी सूची में अगर आपको निवेश करना है तो हमारी राय में जो खरीदारी की हमारी पसंद की है, पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसी है बैंक, सरकारी बैंक ऑफ इंडिया है, कैनरा बैंक भी कवरेज में है लेकिन वो अंडर रिव्यू में है, और हमारे देश की सबसे बड़ी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। इन 3 या 4 बैंक में अगर आप निवेश करते हैं तो मेरे ख्याल से आपका निवेश लंबी अवधि के लिए काफी अच्छा हो सकता है। तो ये आपकी राय है, पीएसयू बैंकों में पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया में प्रवेश किया जा सकता है। कपिल, क्या आप इनको सलाह दे पाएंगे, कोई मार्गदर्शन? जी, सेंट्रल बैंक का एक रिसेंटली अपसाइड मोमेंटम तो आया हुआ है, लेकिन जो मंथली लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज हम देखते हैं वो भी कुछ 70 के लेवल के यहाँ पे थी, और स्टॉक प्राइस का रिएक्शन भी हमें यहाँ पे देखने मिला हुआ था। तो यहाँ पे स्टॉक एक करेक्टिव यानी डिक्लाइनिंग मोमेंट में आ सकता है, और ऑलरेडी वीकली चार्ट पे लोअर हाई लोअर लो की सीक्वेंस बनना स्टार्ट हो गया है, तो स्टॉक में थोड़ा सा पेन तो रहेगा, और बेटर है कि स्विच कर सकते हैं कि इस स्टॉक का हम 56 पे चल रहा है, तो उसकी इमीडिएट डाउनसाइड मोमेंटम मुझे कुछ 53 और 47 तक की देखने मिल रही है, और ऊपर में 62 की स्टिफ रेजिस्टेंस है। बेटर होगा कि थोड़ा सा वीकनेस है तो जैसे गौरव जी ने बताया हुआ है कि जो अच्छी कंपनी है पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, जो टेक्निकली भी काफी अच्छा है, तो वहां पे इसमें से निकल के वहां पे स्विच कर सकते हैं। एक दर्शक हैं गोपिका नंदा साहब, और यूट्यूब पर सवाल पूछ रहे हैं कि एशियन पेंट्स में क्या लंबी अवधि के लिए फिलहाल कोई दाव लगाना चाहिए? आप म्यूट पर हैं शायद। क्षमा चाहता हूँ कविता इसके लिए। तो जब से बड़े बड़े नाम इस क्षेत्र में उतरने की बात आई है, 2 बड़े नामों की बात आई है, तो तब से कुछ दबाव हमने पेंट सेक्टर में देखा है। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि एशियन पेंट्स हमारे देश की स्थापित एक बहुत ही बड़ी और सक्षम कंपनी है, और सिर्फ भारत देश में नहीं, एशियन पेंट्स का कामकाज विदेशों में भी काफी अच्छी तरीके से होता है। और ये जो स्तर के आसपास कामकाज कर रहा है, करीबन 2800 के आसपास, 2820 के आसपास, अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो खरीदारी करें। और लक्ष्यांक के रूप में अगर आप हमें पूछते हैं कविता जी, तो करीबन 3300 तक के लक्ष्यांक हमने निर्धारित किए हैं। एक अच्छी चीज ये है कि रियल एस्टेट सेक्टर में जो सुधार होता है उसका प्रतिबिंब जो होता है सकारात्मक, वो पेंट कंपनी ऊपर पड़ता है, सैनिटरी फिटिंग्स कंपनी ऊपर पड़ता है, सीमेंट कंपनी पर पड़ता है, और मेटल्स कंपनी ऊपर भी पड़ता है। यहाँ पर आपने एशियन पेंट्स पर राय दी है, लेकिन फिलहाल हमें थोड़ा सा इस पेशकश को रोकना होगा, क्योंकि स्टार्टअप महाकुंभ जो है वो चल रहा है और प्रधानमंत्री मोदी अपने संबोधन को लेकर वहां पर पहुंच चुके हैं। मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्रीमान पीयूष गोयल जी, अनुप्रिया पटेल जी, सोम प्रकाश जी, अन्य महानुभाव और देश भर से हमारे साथ जुड़े हुए
स्टार्टअप इकोसिस्टम के सभी साथी, आप सबको स्टार्टअप महाकुंभ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्टार्टअप लॉन्च तो बहुत लोग करते हैं, और पॉलिटिक्स में तो ज्यादा। और बार बार लॉन्च करना पड़ता है। आप में उनमें फर्क ये है कि आप लोग प्रयोगशील होते हैं। एक अगर लॉन्च नहीं हुआ तो तुरंत दूसरे पर चले जाते हैं। क्यों भाई, पीछे देर हो गई? साथियों, आज जब देश 2047 के विकसित भारत के रोड मैप पर काम कर रहा है, ऐसे समय मुझे लगता है कि ये स्टार्टअप महाकुंभ का बहुत महत्व है। बीते दशकों में हमने देखा है कि भारत ने कैसे आईटी और सॉफ्टवेयर सेक्टर में अपनी छाप छोड़ी है। अब हम भारत में इनोवेशन और स्टार्टअप कल्चर का ट्रेंड लगातार बढ़ता हुआ देख रहे हैं, और इसलिए स्टार्टअप की दुनिया के आप सभी साथियों का इस महाकुंभ में होना बहुत मायने रखता है। और मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि स्टार्टअप वाले सफल कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, वो कौन सी उनके अंदर एक जीनियस एलिमेंट है जिसके कारण ये सफल हो जाते हैं। तो मुझे एक विचार आया, आप लोग तय करना मैं सही हूं कि गलत हूं। जो आपकी टीम है जिसने इसको ऑर्गेनाइज किया है, क्योंकि आमतौर पर सार्वजनिक जीवन में, उद्योग जगत, व्यापार जगत में कोई भी निर्णय होता है तो उसका संबंध सरकार से होता ही है, और जब सरकार से होता है तो फिर थोड़ा 5 साल का टाइम टेबल रहता है। धीरे धीरे पहुंच रही, इधर से शुरू हुई है। और इसलिए आमतौर पर जो व्यापारी मन होता है वो सोचता है, यार चुनाव का वर्ष है, अभी रहने दो, एक बार चुनाव हो जाए, नई सरकार बनेगी तब देखेंगे। ऐसा ही होता है ना। लेकिन आप लोग, इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका है, उसके बावजूद भी इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपको पता है अगले 5 साल क्या होने वाला है। और मैं समझता हूं आपके अंदर ये जो
जीनियस चीज पड़ी है ना, वही स्टार्टअप को सफल बनाती होगी। यहाँ इन्वेस्टर्स, इंक्यूबेटर्स, एकेडमिशियंस, रिसर्चर्स, इंडस्ट्री मेंबर्स, यानी एक प्रकार से सच्चे अर्थ में ये महाकुंभ है। यहाँ यंग एंटरप्रेन्योर्स भी हैं और फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स भी हैं। और जैसे आप में जीनियस टैलेंट है, मेरे में भी ये है, और इसमें मैं पहचान सकता हूं, इसमें फ्यूचर एंटरप्रेन्योर मुझे दिखते हैं, मैं देख सकता हूं। ऐसे में ये एनर्जी, ये वाइब वाकई अद्भुत है। जब मैं पोर्ट्स और एग्जीबिशन स्टॉल से गुजर रहा था तो ये वाइब में फील कर रहा था, और दूर कुछ लोग लगे थे, नारे भी लगा रहे थे, और हर कोई अपने इनोवेशन को बड़े गर्व के साथ दिखा रहा था। और यहां आकर किसी भी भारतीय को लगेगा कि आज के स्टार्टअप को नहीं, बल्कि कल के यूनिकॉर्न और डेकाकॉर्न को देख रहे हैं। साथियों, भारत आज अगर ग्लोबल स्टार्टअप स्पेस के लिए नई उम्मीद, नई ताकत बनकर उभरा है, तो इसके पीछे एक सोचा समझा विजन रहा है। भारत ने सही समय पर सही निर्णय लिए, सही समय पर स्टार्टअप्स को लेकर काम शुरू किया। अब ये समिट तो आप लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा में ऑर्गेनाइज की है, लेकिन जब ये शब्द भी का स्टार्टअप नहीं हुआ था, उस समय मैंने एक समिट की थी विज्ञान भवन में। बड़ी मुश्किल से आधा सभागृह भरा था, पीछे भी जैसे सरकार करती है जगह हमने भर दी थी। ये अंदर की बात है, बाहर मत बताना। और उस समय देश में जो नए नए कुछ नौजवान, और मैंने स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया इसको लॉन्च करने की दिशा में मेरा प्रयास था, और मैं चाहता था कि उसको मैं एक आकर्षण पैदा करूं, यूथ में एक मैसेजिंग करूं। तो कुछ लोगों ने जो इनिशिएटिव लिए थे उनको खोजा देश भर में, भाई कोई कोने में कोई करता है तो जरा देखो। और मैंने 5-7 लोगों को बुलाया था कि जरा भाई आप भी वहां भाषण कीजिए, मेरी कोई सुनेगा नहीं। अब सुनते हैं। मैं उस समय बात कर रहा हूं। तो मुझे बराबर याद है, उस फंक्शन में एक बेटी ने अपना अनुभव सुनाया, शायद यहां बैठी भी हो, मुझे मालूम नहीं है। और उसने, वो मूल बंगाली है और माँ बाप ने काफी पढ़ा लिख करके उसको तैयार किया। उसने अपना अनुभव बताया। उसने कहा, उनकी माता पिता भी पढ़े लिखे हैं। तो बोले, मैं घर गई तो मेरी माँ ने पूछा, क्या कर रही हो बेटा, आप काफी पढ़ लिख के आई थी। तो उसने कहा कि मैं स्टार्टअप शुरू करने जा रही हूं। तो उसकी माँ ने कहा, वो बंगाली थे, सर्वनाश। बोले सर्वनाश यानी स्टार्टअप यानी सर्वनाश।
वहां से शुरू हुई यात्रा, इसका एक सैंपल यहां नजर आ रहा है। देश ने स्टार्टअप इंडिया अभियान के तहत इनोवेटिव आइडियाज को एक प्लेटफॉर्म दिया, उनको फंडिंग के सोर्स से कनेक्ट किया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इंक्यूबेटर स्थापित करने का अभियान भी चलाया। हमने बिल्कुल उसका बालवाटिका शुरू की, अटल टिंकरिंग लैब, जैसे एजुकेशन में सबसे शुरू होता है ना केजी का, वैसा ही हम